हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो वक्फ से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में 100 से भी ज्यादा पिटिशंस फाइल हुई थी, उनके ऊपर पूरी हियरिंग चल रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने इस बार बोला है कि नो वक्फ डी नोटिफिकेशन टिल द नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। तो कोई भी नया डी नोटिफाई करते हुए कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को रिकॉर्ड किया था यूनियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट, और उसमें कहा गया था कि जो वक्फ बेसिकली प्रॉपर्टीज को बोला जाता है, वक्फ प्रॉपर्टीज, सो जो वक्फ हैं इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर, वेदर डिक्लेयर्ड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन या थ्रू रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में से कोई भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और ना ही कोई चेंज इन कैरेक्टर सफर करेगा जब तक नेक्स्ट हियरिंग की डेट नहीं आ जाती। ये 3 जज बेंच ये सारे के सारे पिटिशंस को सुन रहे हैं, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। Further recorded in its order an assurance given by the center, represented by Solicitor General Tushar Mehta, that until the next hearing, no appointments would be made to the Central Waqf Council or the Waqf Boards of States or the National Capital Territory of Delhi under the amended section 9 and 14 of the Principal Waqf Act 1995. ये जो दोनों प्रोविजंस हैं, इन दोनों को चेंज किया गया था थ्रू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो हाल ही में आया है, टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसमें अब से नॉन मुस्लिम्स भी मेंबर्स बनाए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, ये चेंज किया गया था बेसिकली इन द एक्ट। सेंटर का ये कहना था कि ये कोई भी इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स अगर किए जाते हैं तो इस अश्योरेंस के अगेंस्ट जाते हैं वो, एंड मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। The bench fixed the next hearing on 5th of May at 2 PM. अच्छा, यहाँ पे मिस्टर मेहता, तुषार मेहता, उन्होंने सक्सेसफुली कोर्ट को मनाया, समझाया कि भाई 7 दिन की मोहलत उनको दे दी जाए टू फाइल अ रिस्पॉन्स कवरिंग द एंटायर गैमूट ऑफ 100 years ऑफ लेजिस्लेशन ऑन द इशू। 100 साल से भी पुराने तक केसेस है वक्फ के ऊपर। तो तुषार मेहता जी ने बोला है कि उनको 7 दिन का टाइम दिया जाए इन सबको कंपाइल करके एक जगह पर लाने के लिए, एंड न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विच लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कोई भी इंटरिम ऑर्डर, मतलब फिलहाल में, हाल फिलहाल के लिए जो ऑर्डर निकाला जाता है ऑफ स्टे of the act directly or indirectly or even partly at this preliminary stage would not only be rare measure but also a serious and harsh step taken by the court without availing any complete assistance। ऐसा मिस्टर मेहता ने बोला है कि एक्ट के किसी भी प्रोविजन के ऊपर कंप्लीट, फुली या पार्टली हॉल्ट लगाना, उसके ऊपर स्टे लगाना, इवन इफ बाय एन इंटरिम ऑर्डर, बहुत ही हार्श डिसीजन हो जाएगा जब कोर्ट ने सारी की सारी चीजों को, कंप्लीट बैकग्राउंड को कंसिडर भी नहीं किया है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस चीज पर अग्री किया कि ये जो वक्फ से रिलेटेड सिचुएशन है, it had infirmities and the 2025 act did have certain positive things as well, but उनका ये भी कहना था कि at the same time हमको ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ड्रास्टिकली चीजें चेंज कर दे। As the Solicitor General appearing for the Union of India, I am saying that, ऐसा मिस्टर तुषार मेहता को कोट करते हुए बोला गया था, that we as a government and as a parliament are answerable to the people. We received lakhs and lakhs of representations which resulted in the making of these provisions. So मिस्टर मेहता का कहना था कि we are the, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक्चुअली लोगों की ही तो रिप्रेजेंटेटिव है, और उनको कई 100 पिटिशंस आई थी जिसके बाद ही वक्फ के जो न्यू वक्फ एक्ट आया है इसके प्रोविजंस को बनाया गया। For example, villages are taken as waqf. Private properties of individuals are taken as waqf. This is considered piece of legislation. This involves a large number of innocent people's right to land and property. उनका ये कहना है कि हम ये नहीं बोल रहे सब गलत है, लेकिन हमारे पास एविडेंस है, गांव के गांव वक्फ की प्रॉपर्टी बोलकर ले लिए गए, लोगों की इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी बोल के ले ली गई। तो ये चीज भी हो रही है जिसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। वी विल हैव टू टेक यू थ्रू हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब बहुत सारे लॉज जो वक्फ बने पुराने 100 साल तक के,
तो उनका कहना था कि हमको कोर्ट को सारा का सारा सिचुएशन बैकग्राउंड 100 साल पुराने से दिखाना पड़ेगा, तब जाके यू विल अंडरस्टैंड द इंटायर सिचुएशन। कोर्ट ने वेंसडे को रिफ्यूज किया सबसे पहले तो, और रिक्वेस्ट फ्रॉम द पिटिशनर्स साइड फॉर अ कंप्लीट स्टे ऑन द एक्ट। पिटिशनर्स कह रहे थे कि एक्ट के ऊपर पूरा तरीके से स्टे लगा दिया जाए, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो कोर्ट है वाइल मलिंग ओवर, मतलब सोच रहे हैं एक इंटरिम ऑर्डर, बट ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कोर्ट का कि कंप्लीट बैन लगा दिया जाए, कंप्लीट हॉल लगा दिया जाए टू द अमेंडमेंट रिक्वायरिंग अ पर्सन टू हैव बीन अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 years प्रायर टू डेडिकेटिंग हिज प्रॉपर्टी एज वक्फ। इस चीज के ऊपर अभी सोच रहे हैं वो, बट ऐसा कोई इंटरवीन नहीं करने वाले हैं। अच्छा, थंब रूल उनका कहना था कि एंड यू आर राइट, वी डू नॉट स्टे लेजिस्लेशन एट द प्रीलिमिनरी स्टेज। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है इस लॉ का, लेजिस्लेशन मतलब लॉ, इस स्टेज पर किसी भी लेजिस्लेशन के ऊपर स्टे हम नहीं लगाते हैं। दैट इज अ थंब रूल, मतलब दैट इज अ डिफॉल्ट रूल जो जनरली किया जाता है। एट द सेम टाइम ये थंब रूल ये भी है कि नॉर्मली कभी भी कोई मैटर जो कोर्ट के सामने पेंडिंग होता है और जो आज के टाइम में जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, चल रही है, शुड कंटिन्यू सो एज नॉट टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज। मतलब देखो, एक थंब रूल उन्होंने ये बोला कि कोई भी लॉ जो अपने प्रीलिमिनरी अपने बचपन के स्टेज में है उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया जाता है। बट थंब रूल ये भी है कि कोई भी मैटर जिसको हम बोलते हैं सब जुडिस है इन द कोर्ट, कोर्ट के सामने पेश किया गया है, चल रहा है, उस मैटर के ऊपर जैसी सिचुएशन तब थी जब कोर्ट में केस आया था, वैसा ही सिचुएशन मेंटेन करना इज अ मैंडेट। मतलब कोई भी राइट्स ऑफ द पार्टीज वगैरह इस दौरान में चेंज नहीं होनी चाहिए। वी डू नॉट वांट द पोजीशन टू बी चेंज्ड। मिस्टर मेहता का कहना था कि जो गवर्नमेंट है उनका कंसर्न ये है कि कोर्ट शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर जुडिशियल ओवररीच। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओवररीच। पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स एंड जुडिशरी एडजुडिकेट्स, इट इज वेरी मच क्लियर। तो उन्होंने बोला कि भाई आप हमारी चिंता ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट मिस्टर राकेश द्विवेदी फॉर वन ऑफ द रिस्पोंडेंट सपोर्टिंग द लेजिस्लेशन, उनका यह कहना था कि पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है एक्सेप्ट लेजिस्लेटिंग द विल ऑफ द पीपल। जो लोग चाहते थे सिर्फ उसको लॉ बना के हमने पेश कर दिया, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। मिस्टर मेहता ने कोर्ट को यह भी अश्योर किया कि कुछ भी नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट चाहती है, तब भी कुछ नहीं चेंजेस किए जाएंगे जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती। तो ये अश्योरेंस दिया गया है। ओके अच्छा, coming on to the next important news, Supreme Court cannot fire a nuclear missile at democratic forces, ऐसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट का कहना है। So questioning the judiciary for setting a timeline for the president to take decisions and accusing it of acting as a super parliament. अच्छा, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पलटकर जवाब देते हुए बोला है कि टाइमलाइन लगाना प्रेसिडेंट के ऊपर टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन, आई एम प्रॉब्ली थिंकिंग दिस दे आर टॉकिंग अबाउट द बिल्स, जो तमिलनाडु के बिल्स पेंडिंग थे इतने टाइम पे, जिस पर टाइमलाइन लगाई गई है 1 से 3 महीने की। तो जगदीप धनखड़ का कहना है कि इस तरीके से कुछ भी करना, एंड उनको बोला, सुप्रीम कोर्ट को बोला कि दे आर एक्टिंग लाइक अ सुपर पार्लियामेंट। On Thursday, said the Supreme Court cannot fire a nuclear missile at a democratic forces. Addressing Rajya Sabha interns on Thursday, Mr. Dhankar held an extended critique of the judiciary, citing the manner of inquiry into the alleged recovery of semi-burnt currency notes. अच्छा, they are also talking about जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में बहुत बोरे के बोरे भर के बर्न्ड करेंसी नोट्स मिले थे, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा था। एंड अलेजेड incursions by the judiciary into the domains of executive and the parliament, जो पिछले हफ्ते की न्यूज आई थी कि तमिलनाडु के बिल्स काफी सारे पेंडिंग थे, इन दोनों के ऊपर बातचीत हुई। उनके जो रिमार्क्स है, इट केम डेज आफ्टर सुप्रीम कोर्ट sought to fix timeline for president and governor to grant their approval या assent to the bills reserved for their consideration. उनका ये कहना है, so we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as a super parliament and absolutely have no accountability because the law of the land does not apply to them. Of course, he is criticizing the courts and the judges,
स्ट्रेसिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो इंडिया में अप्लाइड है, जिसने सेपरेट कर रखा है लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, तीनों को अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर लगा रखा है। मिस्टर धनकार ने अंडरलाइन किया कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है वो इलेक्ट होकर आती है बाय द पीपल, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड टू द पार्लियामेंट एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन ऑपरेशन। पार्लियामेंट में अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, बट इफ दिस एग्जीक्यूटिव गवर्नेंस इज बाय जुडिशरी, हाउ डू यू आस्क क्वेश्चंस। वो बोल रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में तो आप जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उनसे सवाल पूछ सकते हो कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन अगर जजेस या हमारे कोर्ट्स लॉ बनाने लगे तो उनसे कौन सवाल और कहां पूछा जाएगा। whom do you hold accountable in elections then? Time has come when our three institutions, legislature, judiciary and executive, must blossom. Any incursion by one in the domain of another poses a challenge which is not good. उनका बोलना है कि भाई एक जो तुम्हारा काम है वो करो, दूसरे के काम में बेसिकली घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यार से उन्होंने ये हमारी जुडिशरी को बोला है। Coming on to the next important news. अच्छा, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। आंध्र प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस बनाया है शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन करने के लिए। सो द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रोमलगेटेड आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन ऑर्डिनेंस 2025, marking a decisive step towards categorizing the SCs into subgroups for targeted welfare delivery. Issued under GO MS 19 number 19 by the Law Department, the ordinance had been signed by the Governor S. Abdul Nazir बेसिकली, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये एसटीज का सब क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो और भी ज्यादा, जिनको और भी ज्यादा अपलिफ्टमेंट की जरूरत है कंपेयर टू मेनी अदर कम्युनिटीज हु हैव ऑलरेडी बीन अपलिफ्टेड। तो इसलिए सब क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था और उसके बाद ही ये नया लॉ बन रहा है। Coming on to the next important news. अच्छा, इंडिया ने ऑफ कोर्स स्लैम किया है पाकिस्तान आर्मी के चीफ के रिमार्क्स ऑन कश्मीर। सो व्हाट हैपेंड वाज, इंडिया ने रीइटरेट किया है इट्स सॉवरेनिटी ओवर द एरिया ऑफ टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और पाकिस्तानी के जो आर्मी चीफ हैं जनरल असीम मुनीर, उन्होंने कश्मीर को कैरेक्टराइज किया था एज द जगुलर वीन ऑफ पाकिस्तान। जगुलर वीन मतलब यहाँ पे जो नस रहती है, जिसको काट दो तो मतलब मर जाते हैं, उनको बोला था कश्मीर पाकिस्तान की वो नस है, पाकिस्तान की नस है। At his weekly press briefing, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल, उन्होंने रिमाइंड किया इस्लामाबाद को कि भाई अपने जो जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट्स हैं जो 1948 से आपने ऑक्यूपाई रखे हैं, अब उसको खाली करने का टाइम आ गया है। टू कोट हिम, दिस इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स ओनली रिलेशन विद पाकिस्तान इज द इवैक्यूएशन ऑफ द इलीगल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बाय द कंट्री। सिर्फ यही नाता है उसका पाकिस्तान से कि वहां जो गलत तरीके से इलीगली ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं उनको खाली कराना है, बस। आर स्टांस ऑन कश्मीर इज एब्सोल्युटली क्लियर, इट इज आर jugular vein and it is our and we will not forget it and we will not abandon our Kashmiri brethren in their heroic struggles against the Indian occupation, ऐसा उनका कहना था। तो स्पोक्स पर्सन ने यही बोला है कि भाई एक ही रिश्ता नाता है पाकिस्तान के साथ कश्मीर का, कि वहां जो घुसपैठिए बैठे हैं उनको उनसे हमको खाली कराना है, उसके अलावा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। Coming on to the next important news. अब सीधा आ जाते हैं
IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, दे हैव कॉल्ड ऑन कंट्रीज टू फाइंड अ सेटलमेंट ऑन ट्रेड. So on the eve of its spring meeting, International Monetary Fund has called on the countries to find a settlement on trade issues, which it said was the top priority for the entire world. IMF का जो नए ग्रोथ प्रोजेक्शंस है जो ट्यूसडे को रिलीज होने वाले हैं, वो फोरकास्ट करेंगे नोटेबल मार्कडाउन्स इन द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन मार्कअप्स फॉर सम कंट्रीज, बट दे वुड नॉट फोरकास्ट अ रिसेशन. IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना था ऐसा, days ahead of World Bank and IMF's first gathering since President Donald Trump returned to the White House and announced global tariff on goods entering US. To quote her, in trade policy, the goal must be to secure a settlement among the largest players that preserve openness and delivers a more level playing field. तो ये indirectly एक इशारा है towards China and USA to settle whatever they are going through, whatever trade deals they are having, trade wars they are having. Otherwise, it is ultimately going to end up affecting the entire globe or the entire world economies. अच्छा, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. साइंटिस्ट जो यूज कर रहे थे जेम्स वेब टेलीस्कोप, एंड यहाँ पे ज्यादा फेमस एंड ज्यादा नाम जिनका है, दैट्स एन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट. दे हैव फाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट साइंस ऑफ लाइफ ऑन एन एलियन प्लैनेट. In a potential landmark discovery, scientists using James Webb Space Telescope have obtained what they call the strongest signs of yet of possible life beyond our solar system, detecting in an alien planet's atmosphere the chemical fingerprints of gases that on Earth are only produced by the biological process. कुछ ऐसे gases के traces मिले हैं जो Earth पे सिर्फ बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं उन गैसेस को, और किसी भी तरीके से प्रोड्यूस नहीं होती है. ये दो गैसेस हैं, डीएमएस यानी डाइमिथाइल सल्फाइड एंड डीएमडीएस यानी डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, इन्वॉल्व्ड इन वेब्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्लैनेट. नेम्ड प्लैनेट का नाम था K218b, आर जनरेटेड ऑन अर्थ बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्राइमरीली माइक्रोबायल लाइफ जैसे कि मरीन फाइटोप्लैंक्टन, जिसको हम एल्गे भी बोलते हैं. इससे it is safe to draw the conclusion that the planet may be teeming with microbial life, the researchers said. They stressed, however, that they are not announcing the discovery of actual living organisms, but वो बोल रहे हैं yes, rather it is a possibility of a biosignature, an indicator of a biological process, and the findings should be viewed cautiously with more observations needed. तो उनका ये कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि yes it is a sign of life, हम ये बोल रहे हैं yes it is a sign that life could end up existing there or even does या might exist right now. So with that, that's all that is important for today. With that, I'll take your leave. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This is Vishishta signing off. Bye bye.